बॉलीवुड में मूवीज़ ऐसी बन रही हैं जो कि इट इज़ मोर अबाउट वायलेंस या इट इज़ मोर अबाउट सेक्स, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा मूवीज़ बन रही है विच एक्साइट्स दी ऑडियंस कि उनको ज़्यादा, क्योंकि मूवी तभी बनती है जब अपने को रिस्पॉन्स ऑडियंस का अच्छा मिलता है और उन्हीं सब्जेक्ट्स को फिर वो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे पिक्चर एनिमल आइज, इस तरह की मूवीज़ का जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ये मैसेज जाता है कि ऐसी मूवी और बननी चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स जो आया है मैटर, उसमें पता चला है कि बड़े बड़े उद्योगपति ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे एक सज्जन थे पुराने टाइम में एप्स्टीन, जिनको बाद में सज़ा भी हुई और वो छोटे छोटे बच्चों को प्रोवाइड करते थे वो बड़े बड़े उद्योगपति। और ये हमें ये भी बताता है कि पावर और पैसे की ताकत से कितना दर्दनाक हो सकता है ये समाज। जी, ये तो एकदम शर्मनाक चीज़ है सबसे पहले तो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे सितारे के साथ है जिन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने रिप्रेजेंट किया है झारखंड को फेमिना मिस इंडिया में 2021 में, और मिस यूनिवर्स का भी इन्होंने खिताब रिप्रेजेंट किया है बिहार से। और इनकी जो मूवीज़ हैं वो अलग अलग क्षेत्र में है। मराठी की मूवी भी इन्होंने करी है और साउथ में भी इन्होंने काम किया है। तमिल मूवी इन्होंने करी है मातृ के नाम से। इसके अलावा इनकी एक लेटेस्ट मूवी आने वाली है जो कि एक वेब सीरीज़ है और इट इज़ अ हॉरर मूवी एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। व्हेन आई हर्ड अबाउट द मूवी इट सीम टू बी वेरी प्रॉमिसिंग, और मुझे लगता है कि जो भी हमारी जनता है वो ज़रूर एक्साइटेड होगी जब वो मूवी आएगी। आप उस मूवी के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगी वो मूवी, जितना मैं समझ पाया हूँ उस मूवी के बारे में। एंड इट्स अ ऑनर टू हैव आवर गेस्ट जिनका नाम है रूपाली भूषण। मैंने इनसे जब बात करी आई फेल्ट वेरी डिफरेंट अबाउट हर पर्सनैलिटी। एज इन नॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी भी गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं तो हमें कभी ना कभी ऐसा फीलिंग आता है कि ड्यू टू सम रीज़न वो टाइम नहीं दे पाते और कोई कारण बन ही जाता है समय नहीं देने के लिए। पर शी वॉज वेरी हम्बल एंड शी एक्सेप्टेड द ऑफर एट द फर्स्ट प्लेस। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए वो तुरंत रेडी हो गए। सो विदाउट वेटिंग फर्दर लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ रूपाली। हाय रूपाली, हाउ आर यू? Hi, Vishal. I'm very good. How are you? Super. So thank you for accepting the offer, and it's an honor to have you because you represent Bihar, Jharkhand, place a small town place which has a lot of potential, but it so happens कि क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता, कोई ना कोई सर्कमस्टांस में हम एंटर कर जाते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं और सोसाइटल प्रेशर की वजह से या बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर पोटेंशियल होते हुए भी हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और जब मैंने आपके प्रोफाइल को देखा, रिसर्च करी और मैंने जानने की कोशिश करी कि व्हाट हैज़ बीन योर बैकग्राउंड, सो आई रियली गॉट इम्प्रेस्ड एंड व्हाट आई रियली फेल्ट कि यू रिप्रेजेंट वुमेन एम्पावरमेंट and you celebrate women empowerment, which is very important in today's time because हमारा एक हिस्ट्री रहा है 70-80 साल का जो कि वुमेन पे डोमिनेट हुआ है एंड दे हैव सीन अ लॉट, दे हैव टॉलरेटेड अ लॉट। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि इतना पोटेंशियल होने के बाद भी उनको मौका नहीं मिलता, जी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कॉर्पोरेट हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, Food industry. पेजेंट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, एक चीज़ कॉमन है कि उनको फ्रीडम नहीं मिलती। जी, सो पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपकी जर्नी से करना चाहेंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आपने इन सारी मुसीबतों को, चैलेंजेस को पार करने के लिए खुद के साथ क्या ऐसी योजनाएं बनाई या फिर क्या ऐसी चीज़ थी जो आपने फॉलो करी। और ज़्यादातर लड़कियां जो चाहती हैं, जो इच्छा रखती है लेकिन वो नहीं कर पाती है, तो ऐसा क्या आपने फॉलो किया, आपने अपने आपके साथ ऐसा क्या वादा किया जिसकी वजह से आप आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सो प्लीज़ टॉक अबाउट योर जर्नी। First of all, thank you so much. It's my pleasure. Thank you so much for inviting me. आप And हमारी ऑडियंस को नमस्ते। मैं रूपाली भूषण हूँ।
इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ बताया उसके लिए थैंक यू सो मच इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे। तो जो मेरा करियर है, मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है, मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, लोग उस इच्छाओं को मार देते हैं। काबिलियत होने के बावजूद भी बच्चे वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, आप में वो काबिलियत है, पर कहीं ना कहीं वो झिझक होती है। यू वेन यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप खुद को ही किल कर देते हैं, ना केवल अपनी ड्रीम्स को, बल्कि कहीं ना कहीं इंसान खुद को ही मार देता है जब वो अपने सपनों को कुचल देता है। तो मैं यही कहूँगी कि सपने देखिए, ज़रूर देखिए और खुद पे विश्वास रखिए। डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन सब कुछ आ जाएगा और अचीवमेंट भी आएगी, सक्सेस भी आएगा। वो तब आएगा जब आप अपने सपनों को पूरा करने की वो पहली कोशिश करेंगे। तो नेवर गिव अप, ऑलवेज ड्रीम बिग एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। बस मेहनत करते जाइए और खुद ब खुद रास्ते खुलते जाते हैं। मैं उसकी गवाह हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ, और मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। कोई सपोर्ट नहीं था, कोई रास्ता ऑलरेडी बना हुआ नहीं था, लेकिन सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है मुझे मेरे माता पिता से, मेरे नाना नानी से, मेरे भाई बहन, मेरे समाज, हर एक इंसान, मतलब जो भी मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और कहीं ना कहीं मैं बहुत लकी भी हूँ कि भगवान का भी आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, क्योंकि मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पर मैं कभी अगर गिरी भी, डगमगाई भी, तो मैं कभी हारी नहीं। मुझ में वो विश्वास था, मेरे विश्वास को ताकत दी मेरे परिवार ने, मेरी मम्मा ने और भगवान ने। तो बस रास्ते खुलते गए, मैं आगे बढ़ती गई और बढ़ रही हूँ आगे। विपान जी, थैंक यू, आपने ये शेयर किया हमारे जिस के साथ, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोटिवेशनल चीज़ें हैं जो उनको ज़रूर मदद करेगी कि वो भी अपने सपने देखें और उसको पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करें। बहुत ज़रूरी है ये। असल में हैरानी इस बात की भी होती है कि अगर हम ओवरऑल इंडिया का जो कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचें तो हमें ये ज़रूर पता चलता है कि सोसाइटी जितनी भी एडवांस्ड हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें रूट्स में बसी हुई है। और वो प्रॉब्लम इस बात पे आ जाती है कि वो हमारे देश में जो हमारी जनसंख्या है उसको खोखला करती है, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा देश विकास करे, और किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उनके लोगों को आज़ादी मिले। आज़ादी उन चीज़ों के लिए जो वो जीवन में करना चाहते हैं, आज़ादी अपनी सोच को उड़ान देने के लिए। और क्योंकि अगर हम बंधन की बात करें तो बंधन सिर्फ इस चीज़ पे नहीं अटका हुआ है कि समाज क्या करेगा या फिर दुनिया क्या करेगी आपके साथ। बंधन वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा बंधन हमारे विद इन परिवार मिलता है हमें। और स्पेशली बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिफरेंस कंपैरिजन होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए। जी, ये चीज़ बहुत, आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा और आपने अपने दोस्तों से भी बात करी होगी। ये चीज़ आप ज़रूर इस चीज़ पे अग्री करेंगे कि हमें शुरुआत से ही ये बता दिया जाता है कि हमें क्या चीज़ के लिए हमें पढ़ाई करनी है, हमें किस तरीके से बिहेव करना है, जी, समाज में हमें किस तरह से उठना बैठना है, लोगों से किस तरह बात करनी है, अपने दोस्त किस तरह बनाने हैं, और हमें शिक्षा में हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, हमें करियर क्या बनाना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बंधन की बात करें तो इंडिया में बंधन अनगिनत है। और ये दुर्भाग्य है कि हम इतने अच्छे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर है, इतने अच्छे ट्रेडिशंस है, इतने अच्छे रिलीजन है, इतना अच्छा इतिहास है, इसके बावजूद जो मेन चीज़ फ्रीडम की है वो हमने आज तक उस चीज़ पे गौर नहीं किया। अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो भाई बहनों में कंपैरिजन ज़रूर होता है। ये ज़रूर बोला जाता है कि देखो अपने भाई को, वो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वो कितना आगे बढ़ रहा है, तुमको उसकी तरह बनना चाहिए और तुमको वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमेशा से ट्रेडिशनली हिस्ट्री में करते आए हैं, जिसमें हम सेफ हैं। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास तो वही है जो हम रिस्क लेके, जी, कंफर्ट जोन के बियॉन्ड जाके ही हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी तभी हम कर सकते हैं वो चीज़ें जो हमारे दिल को सुकून देता है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस माँ बाप को हम
भगवान का रूप समझते हैं। जो माँ बाप हमें ये कहते हैं कि आपको एक आदर्श बच्चा बनना चाहिए, कभी भी समाज उन माँ बाप को ये नहीं बोलते हैं कि उनको भी एक आदर्श माँ बाप बनना चाहिए। आदर्श माँ बाप की परिभाषा कभी किसी माँ बाप को नहीं बताई गई है, लेकिन हमारा समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हमेशा यही दबाव आता है बच्चों पे कि आपको आदर्श बच्चा बनना है, आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है जो चीज़ें हमेशा से होती आई है, भले ही आपका मन करे या नहीं करे। एक लड़की की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से ही उसको शिक्षा में भी कभी फ्रीडम नहीं मिला। जब शादी होती है तो उसको एक जीवन साथी चुनने का भी ऑप्शन उसको नहीं मिलता बहुत बार। अर्बन सिटी में थोड़ा बहुत इस चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी जनसंख्या को अगर अपन ऑब्जर्व करें तो आज भी वो लोग कहीं ना कहीं इस बंधन में है कि आपको वही चीज़ फॉलो करनी है जो आपके माँ बाप तय करते हैं। और उसके बियॉन्ड शादी के बाद भी आप अपने बच्चे का नाम तक नहीं रख सकते अपने ऊपर, वो उसमें भी फादर का नाम ही आता है। सो लाइक सरनेम जो है वो फादर का आएगा। सो इट ऑलवेज गिव्स मी अ फीलिंग कि कितना तकलीफ में एक महिला होगी इन सारी चीज़ों को महसूस करते करते, और इस चीज़ को अनकंडीशनली सेल्फलेसली इस चीज़ को बर्दाश्त करते हुए। जी। So when I see girls like you who have followed their heart and are doing things which they want to do, I really want to appreciate कि आप ये कर रहे हैं, क्योंकि बाधाएं आपको भी आई होंगी, ऑब्वियसली हर तरह की बाधा आई होगी, लेकिन आपने फिर भी अपने आप को चुना, ना कि सोसाइटी को। सो आप अगर इन चीज़ों जो मैंने आपको ये सारी बात बताई, इसको अगर आप अपने रूट्स पे अपने अतीत में जाके अगर आप हमारी ऑडियंस को डिस्कस करना चाहें, क्योंकि कमिंग फ्रॉम द स्मॉल टाउन बहुत डिफिकल्टीज हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ें आपने ओवरकम करी, तो आप अपनी चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताएं। जो आपने कहा ना, कई सारे मुद्दे को आपने प्रकाश डाला मुद्दों पर, और बहुत ही सही कहा आपने। सबसे पहले शुरुआत की थी आपने कहा था कि हम लोग जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, बंदिशें तोड़ नहीं पाते, हम लोग उसमें बंद के रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते सोसाइटी का प्रेशर, फिर फैमिली प्रेशर में। इनफैक्ट इससे भी इंसान खुद के ही प्रेशर से बाहर नहीं निकल पाता, खुद के ही पीपल सराउंड देमसेल्व्स विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड सेल्फ एस्टीम काफ़ी डाउन हो जाता है क्वेश्चंस कर करके, खुद को सेल्फ डाउट करके। तो ये चीज़ आप ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ इजी नहीं होती है, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। आपको बस डिसिप्लिन कैन बीट योर लक एवरीथिंग। आप बस विकल्प रहित संकल्प रखना चाहिए। पहले तो ऑप्शंस ज़्यादा रखने नहीं चाहिए, तो आप कंफ्यूज होते हो। मेरे से एग्जाम्पल, आप शॉपिंग करने जाते हो, बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, आप एक चीज़ पिक नहीं कर सकते। तो विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। आप एक डिसीजन कर लो और बस उसके पीछे आप पुरुषार्थ करते रहें, विकल्प रहित संकल्प लेकर आप बस आगे बढ़ते रहें, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना रहें और अपने पे विश्वास कभी ना छोड़ें। और दूसरी चीज़ ये है, आपने कहा कि महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलता। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी समाज को कि ये बहुत सही है। हम ना क्या करते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं कज़न्स को, फ्रेंड्स को, सबको, हमारे बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। हमें लगता है कि हम उसका भला चाह रहे हैं और उसे हम समझा रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, पर रियलिटी ये होती है ना कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। तो आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं डिप्रेशन डिप्रेशन, क्या ये पहले नहीं था? पहले भी था, पर अभी टॉपिक सामने आ रहे हैं क्योंकि एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। पहले इतनी बातें नहीं होती थी, ना डिस्कशन नहीं होता था। पर यह बात डिप्रेशन की नहीं है, बात है कंपैरिजन की। हमें कभी भी किसी को भी किससे भी कंपेयर नहीं करना चाहिए और ख़ुद को भी किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो वन लाइक यू। यू आर यूनिक एंड इट्स जस्ट यू हु कैन बी यू। रूपाली भूषण सिर्फ रूपाली भूषण है, कोई और रूपाली भूषण नहीं बन सकता। और ना किसी को अपना व्यक्तित्व छोड़कर कोई और बनने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद में एक इकलौते व्यक्ति हैं, कोई और आपका कॉपी बनेगा, आप नहीं बन सकता। वो आपकी सुपर पावर है, यही आपको सबसे अलग बनाती है और यही आपको आगे लेकर जाएगी। तो बस खुद पे काम करते रहें। और रही बात वुमेन एम्पावरमेंट की, तो ये आज भी बिल्कुल सच है। हम लोग
आगे बढ़ के जो एक सोसाइटी है, सो समाज की सोसाइटी का जो एक पार्ट है, वो हम लोगों को वी आर लकी कि हमें वो चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता, वो चीज़ें देखनी नहीं पड़ती। पर हमारा देश, एंड ऑफ द डे हमारा भारत देश, हम सभी एक साथ हैं ना, हमारा देश है। तो समाज में बहुत सारे ऐसे पीड़ित भी वर्ग हैं जहाँ पे उन्हें बहुत शोषण भी होता है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परिवार में भी, जैसे कि आपने कहा, बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं, वो उन्हें भी कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत रोका जाता है उन्हें। फिर जब शादी होने की एज होती है, तो भी ऑप्शंस नहीं करने पड़ते, उन्हें चूज़ करने को नहीं मिलता, उन पे थोपा जाता है। हम तो वी कैन चूज़ आवर पार्टनर्स, बट ये रियलिटी है कि 70% से ज़्यादा लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता कि वो अपना जीवन साथी चुनें। और आगे चल के जैसे आपने कहा कि बच्चों का नाम रखने को भी नहीं मिलता, और अगर नाम रख दिया तो भी टाइटल, जो सरनेम है वो हम अपने बच्चों को अपना सरनेम नहीं दे सकते। हमारे मेरा जो भी फीमेल के स्पाउस होते हैं उनका सरनेम आगे कंटिन्यू होता है। ये भी बिल्कुल रियलिटी है सोसाइटी की और सच है। और कहीं ना कहीं हम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये चलता आ रहा है और लोग खुश भी होते हैं इसमें, खानदान का नाम आगे बढ़ता है तो। पर हियर आई एम वेरी लकी टू से दैट वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म ये सब अभी चल रहा है। पर हमारे परिवार में, हमारे खानदान में ऐसा बहुत पहले से चलता आ रहा है। शादी के बाद मेरी नानी माँ ने भी अपना नाम चेंज नहीं किया था, और मेरी मम्मा ने भी शादी के बाद अपना नाम नहीं चेंज किया है। इनफैक्ट हम चारों, वी आर 4 सिबलिंग्स, 4 भाई बहन हैं। हम चारों को हमारी मम्मा का टाइटल हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारा सरनेम हमारी मम्मा के नाम पे है, भारतीय तीर्थ, एंड वी आर द पालित एंड ऑल। सो यहाँ मेरे पापा, मेरे नाना दादी, मेरी दादा दादी, मेरा जो फैमिली है, या मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है, जो व्यक्तित्व आप अभी रूपाली भूषण को देख रहे हैं कैमरे के सामने, ये कोई छोटी सी बस ऐसी बच्ची सामने बचपन से कैमरे के सामने नहीं थी। मैंने बचपन से देखा है जो रियलिटी मेरे परिवार में हमेशा एक माहौल जो है, वो वहाँ पे इक्वालिटी का माहौल है। हमेशा सपोर्ट किया गया है, कभी किसी चीज़ में रोका टोका नहीं गया है, बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया गया है। हमें भाग लेने के लिए बोला जाता है कि हमें ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए। मेरे पापा शिक्षक हैं, मम्मा पापा शिक्षक हैं, टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो हमेशा वो सपोर्ट करते हैं कि हमें हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। और लकली जो इंडस्ट्री में मैं हूँ, मॉडलिंग, एक्टिंग, ब्यूटी पैजेंट्स, मुझे पापा ने यही कहा था कि हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो एक टीचर हैं। और हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए सराउंडिंग एनवायरनमेंट, हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, हमें जानकारी हमेशा होनी चाहिए। तो बस 2017 में मानुषी छिल्लर पर स्वर्ण बनी थी, तो न्यूज़ पे यही फ्लैश हो रहा था, हरियाणा की बेटी बनी मिस वर्ल्ड, मेडिकल की छात्रा। और मैं बचपन से डॉक्टर ही बनना चाहती थी, तो मैं मेडिकल की प्रिपरेशन ही कर रही थी। तो वही बात हुई थी, पापा ने कहा था कि बेटा आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी। वो हरियाणा की बेटी है जहाँ बेटियों को इतना समर्थन नहीं किया जाता, प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इनफैक्ट बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है जब पता चलता है कि कोख में एक बच्ची है। वहाँ की लड़की जब विश्व सुंदरी बन सकती है तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो बेटा आप जानकारी इकट्ठा करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस फील्ड में जाओ, पर अवेयरनेस और जानकारी होनी चाहिए। तो बस वैसे ही मैंने बस गूगल किया था मानुषी छिल्लर, एंड देन मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ये सब कुछ आया। एंड देन उसके बाद मैंने मिस बिहार आया, तो मैंने मिस बिहार में रैंडमली अप्लाई कर दिया। बट देन जब मैं कक्षा 12वीं में थी तो मैं मिस बिहार बनी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो मैं कह सकती हूँ कि एक बदलाव आया, ना केवल एक बदलाव बल्कि प्रॉपर एक शिफ्ट आ गया। मैं कहाँ डॉक्टर बनना चाहती थी, और फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप भी लिया था क्लास 12th के बाद। मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए थे, बट देन ये जो 1 साल का जर्नी था, जो मैं मेडिकल की प्रिपरेशंस के लिए मैंने निकाले थे, उस 1 साल में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मिस बिहार बनने के बाद मुझे मिस इंडिया के बारे में पता चला, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मिस इंडिया, एंड देन Miss India happened in 2020. I represented झारखंड। फिर तो देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर मैं बिहार में भी कभी हॉस्टल में भी नहीं रही थी, झारखंड में बचपन से नाना नानी के साथ रही थी। मैं हमेशा कहती भी यही हूँ कि मेरी नानी माँ मेरी यशोदा माँ है, मेरी मम्मा मेरी देवकी माँ है, क्योंकि मेरे नाना नानी ने मेरा पालन पोषण किया है। और फिर मैं जब पटना आई तो फिर हमारी मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई। एंड देन फिर मैं मॉडलिंग करने लगी मिस इंडिया के बाद, और फिर अब एक्टिंग कर रही हूँ। मेरा टॉलीवुड डेब्यू हुआ मेरी तेलुगु मूवी से, मातृ से, 8 अगस्त 2025 को। और अब मैं और भी मूवीज़ कर रही हूँ। अभी जस्ट हमने हमारी हिंदी मूवी कंप्लीट की है। मेरी हिंदी मूवी ये हॉरर मूवी है, और उसके अलावा मैंने एक मराठी मूवी भी की है, उसका नाम है ओ यार रे। और साथ ही साथ मैंने एक हिंदी वेब सीरीज़ भी किया है, आदि शंकराचार्य।
उसका फर्स्ट सीजन रिलीज हो चुका है और मैं सेकंड सीजन से हूँ। द आर्ट ऑफ लिविंग का इम्पॉर्टेंट है और बस ऐसे ही काम चल रहे हैं। जल्दी आपको और भी चीज़ें मैं ऑफिशियली अनाउंस तो अभी सब कर नहीं सकती, जितना मैं कर सकती थी उससे थोड़ा ज़्यादा ही शायद मैंने कर दिया, बट या दिस इज ऑल इट इज। एक गंदी सी लड़की छोटे से शहर से आई थी, माता पिता नाना नानी पूरे परिवार का सबका सपोर्ट मिला तो आज मैं यहाँ तक हूँ, आत्मविश्वास की वजह से। मैं कभी डरती नहीं हूँ, अगर मुझे कुछ करना है ना तो मैं सेकंड थॉट नहीं डालती, मुझे करना है तो बस मैं आगे बढ़ जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भगवान साथ है, हमारा विश्वास और हमारा हार्डवर्क ही हमारे साथ है, बाकी सब कुछ आप छोड़ दो, बस आप आगे बढ़ते रहो, सफलता मिलेगी जरूर। वेरी वेल सेड। ऐसे मीन्स आपका खुद का भी एक इंस्पिरेशन हमारी ऑडियंस को मिल रहा है और आपकी फैमिली भी इक्वली इंस्पिरेशनल है, एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सी चीज़ों को सपोर्ट किया है आपको और हर मोड़ पे सपोर्ट किया है। और मेरी मम्मा तो मुझसे भी ज़्यादा, मैं कहूँ तो मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क मेरी मम्मा करती हैं, ये बताता है कि उनकी सोच कितनी प्रोग्रेसिव है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव। तो रूपाली जी, आपने साउथ इंडियन मूवीज़ भी करी, मराठी मूवीज़ का भी आपको एक्सपोजर मिला, बॉलीवुड मूवी भी आपकी आने वाली टाइम। सो आपको फॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस हर इंडस्ट्री में मिल रहा है। सो आपको क्या डिफरेंस लगता है ओवरऑल की इन इंडस्ट्री में काम करने का? जैसे साउथ में जो मूवी आपने करी, वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें मराठी मूवी से या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में वेब सीरीज जो हॉलीवुड मूवी कर चुके हैं कंप्लीट, तो इसमें कोई डिफरेंस आपने पाया काम करते वक्त? डिफरेंस मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये सेइंग है वो बिल्कुल सही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारा इंडिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। और जैसे कि मैं इंडस्ट्री की बात करूँ यहाँ पर डाइवर्सिटी को लेकर, तो साउथ इंडस्ट्री और मराठी और हिंदी, इसमें मैंने ये देखा कि अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग लोग, सब लोग अलग अलग जगह के हैं। वो इंडस्ट्री में वहाँ पे काम करने का तरीका कहीं ना कहीं सिमिलर है पर बहुत अलग भी है, क्योंकि एक्शन और कट के बीच तो सब सेम होता है, पर कट के बाद का जो एक्शन है उसमें काम करने का तरीका बदलता है। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही वेलकमिंग इंडस्ट्री है। मुझे तेलुगु सीखने को मिला, तेलुगु ऑडियंस, तेलुगु पीपल, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं पे मराठी, मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ मराठी लोगों के साथ काम किया मैंने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हर सेट पे मैंने कुछ ना कुछ सीखा। तो ओवरऑल मैं कहूँगी, और हिंदी में तो किया, हर जगह मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हर जगह बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट लोग खुद के साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी लेकर आते हैं, तो डायरेक्टर्स के काम करने का स्टाइल भी अलग अलग होता है, तो मुझे सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो ऐसा आपको लगता है कि आजकल साउथ की मूवीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ऐसी कोई डिफरेंस आपको पॉजिटिवली वहाँ महसूस होती है जो वो कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये बोला जाता है कि जो हमारा 1980s में और 1990s में जो सब्जेक्ट पे हम काम कर रहे थे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड जो काम कर रही थी, उन सब्जेक्ट्स पे ही आगे जाकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री वो चीज़ फॉलो करने लग गए, उस सब्जेक्ट्स पे काम करने लग गए और वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गए। तो और बॉलीवुड कहीं ना कहीं वो चीज़ों में मिस कर गया कि उन्होंने वो सब्जेक्ट्स पे काम नहीं किया जिन सब्जेक्ट्स पे वो पहले 1980s और 90s में काम करते थे। और अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जो जिस टॉपिक पे मूवी बनती है वो बहुत ही मोनोटोनस हो गई है कि बहुत रेयरली कोई अच्छा सब्जेक्ट पे मूवी बन रही है, वरना चाहे वो रोमांटिक मूवी हो या एक्शन मूवी हो, वो कॉमन सब्जेक्ट्स पे ही काम हो रहा है बॉलीवुड में, इस तरह की बात हो रही है। और ऐसा बोला जाता है कि इस चीज़ में साउथ इंडस्ट्री आगे बढ़ गई बिकॉज दे हैव रियली वर्कड ऑन सब्जेक्ट्स विच आर सोशली रिलेवेंट टॉपिक्स। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, यहाँ पे बॉलीवुड में मूवीज ऐसी बन रही हैं जो कि इट इज़ मोर अबाउट वायलेंस या इट इज़ मोर अबाउट सेक्स, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा मूवीज बन रही है विच एक्साइट्स दी ऑडियंस कि उनको ज़्यादा, क्योंकि मूवी तभी बनती है जब अपने को रिस्पॉन्स ऑडियंस का अच्छा मिलता है और उन्हीं सब्जेक्ट्स को फिर वो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे पिक्चर एनिमल आइजेस, इस तरह की मूवीज़ का जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ये मैसेज जाता है कि ऐसी मूवी और बननी चाहिए, राइट। लेकिन आप इसकी कंपैरिजन में साउथ इंडस्ट्री को देखेंगे तो वो लोग अलग अलग टॉपिक्स पे, सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स पे मूवीज़ बना रहे हैं। तो क्या आपको महसूस होता है ये डिफरेंस कि हम
सब्जेक्ट के मामले में सही टॉपिक्स पे मूवी नहीं बना रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में, ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? ये तो सही बात है, पर मैं ऐसा कहूँगी कि मूवीज़ जो है ना वो हर जॉनर की बन रही है। ये हम ऑडियंस है जो हम लोग चूज़ करते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हम ही है जो किसी फ़िल्म को हिट और किसी फ़िल्म को फ्लॉप बनाते हैं। जैसे एनिमल आई, जैसे आपने कहा, साथ-साथ 12th फेल भी तो आई थी और भी मूवीज़ आई हैं। तो वो हिट हुई, पर कई सारी ऐसी मूवीज़ जो कि हिट नहीं होती पर बहुत ही अच्छा वो वेटेज रखती है, बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, उनकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, प्लॉट लाइन काफ़ी अच्छा होता है, आर्टिस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। पर कलाकारों को वो अवसर नहीं मिलता, क्योंकि हम जो जनता है, जो हम व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, हम नहीं चुनते हैं ना वो देखना, हमें ही मसाला चाहिए। तो हमें जो चाहिए हम वही देखने जाते हैं। सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ है थाली में, परोसा गया है आपको सब कुछ। आप हैं जो कि आपको कभी मीठा पसंद है तो आप मीठा ही खा रहे हैं। आपने खट्टा, चटपटा, तीखा, जो भी व्हाटएवर जो भी वैराइटीज़ हैं, आपने चूज़ किया उसे नहीं खाने का। तो इसमें हम मूवी मेकर्स, हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, हमारी गलती नहीं है ना। हम तो हर जॉनर का फ़िल्म बना रहे हैं, हर इंडस्ट्री में बन रहा है। इट इज़ द व्यूअर्स, ऑडियंस हू आर चूज़िंग द पर्टिकुलर थिंग। सो ऑडियंस को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है। ऐसा मैं कहूँगी कि ऑडियंस को चूज़ करना है कि हमें हिस्ट्री पे जो मूवीज़ बन रही हैं वो भी देखनी है, या ये क्या करना है, क्या नहीं करना है। मूवीज़ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, पर कहीं हम जनता को हमें पता ही नहीं कि ये मूवी भी बनी, क्यों नहीं बनी, बिकॉज़ हम अवेयर नहीं हैं। हम कोशिश नहीं करते हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं कि हाँ भाई ये भी जानकारी होनी चाहिए, हम ये भी देखें। तो कहीं न कहीं ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती है, मूवीज़ तो हर तरह की बनती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि साउथ मूवी जो है, साउथ में जो मूवीज बनती है वहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ज़्यादा अपडेटेड है, अवेयर है, वो लोग इस तरह का फीडबैक देते हैं जिससे ये पता चलता है कि और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट सब्जेक्ट्स हैं, उस पर भी मूवी बन सके। तो आपको ऐसा फीलिंग आता है कि वहाँ की जो ऑडियंस है और बॉलीवुड की जो ऑडियंस है उनके माइंडसेट में डिफरेंस है? माइंडसेट में डिफरेंस, अ, ये तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने अभी इतना ज़्यादा काम नहीं किया है कि मैंने हर जांच पड़ताल कर ली है और मुझे सब कुछ पता है, ऐसी तो है नहीं। मैं अभी बस अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ। पर जितना मैंने देखा कि जैसा मैं अभी तक देख रही हूँ कि ये ऑडियंस ही है जो कि सपोर्ट करती है, चूज़ करती है। एंड ऑफ द डे मूवी हिट कैसे होती है? ऑडियंस जाती है सिनेमा हॉल में, मूवीज़ देखती है, तभी तो हिट होती है मूवी। तो ये ऑडियंस ही है ना जो सपोर्ट करती है मूवीज़ को। प्यार बरसाती हैं तो साउथ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार बरसाती है, ये तो सच है, जैसा हम सब देखते हैं। हम्म, और आरआर मूवी से तो ऑस्कर्स जीते, तो या कहीं न कहीं डिफरेंस तो है काम करने में और आउटपुट सामने लाने में, तो वर्क सबको करना है। तो वैसे पानी, जैसे आपने पेजेंट में भी काम किया, पेजेंट मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपने रैंप वॉक्स किए और आप मूवीज में भी आ गए, तो ये दोनों एक्सपोजर आपको मिला। जी, टीम, हाँ जी। सो वाइल प्रिपेयरिंग, ऐसा क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है कि मूवीज़ के लिए आप जब प्रिपेयर करते हो तो ये सब चैलेंजेस आते हैं, या फिर इस उसमें प्रोसेस आपका क्या होता है कि पेजेंट शोज़ में आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हो और मूवीज़ के लिए आप अपने आप किस तरह प्रिपेयर करते हो? जी, तो सबसे पहले तो ब्यूटी पैजेंट्स, मॉडलिंग और एक्टिंग, ये तीनों 3 अलग-अलग फ़ील्ड है, ठीक है? 3 अलग इंडस्ट्रीज़ है। ब्यूटी पैजेंट्स में मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब कुछ है। और मॉडलिंग इज़ मॉडलिंग, वहाँ पे, और एक्टिंग, ये तीनों अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो तीनों के लिए अलग-अलग प्रिपरेशंस होती हैं। एक्टिंग के लिए आपको पर्सनैलिटी दिखानी है। एक्टिंग में आप खुद की पर्सनैलिटी कैरी नहीं करते हैं, आप कैरेक्टर की पर्सनैलिटी में घुसते हो और कैरेक्टर को अपनाते हो। और कैरेक्टर की पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी होती है। हर प्रोजेक्ट में, हर मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। आप अलग-अलग किरदार निभाते हो, तो उस किरदार को आप अपना लेते हो और आप वो किरदार बन जाते हो। वही रही बात ब्यूटी पैजेंट्स में, वहाँ पे आप खुद का व्यक्तित्व, खुद की जो पर्सनैलिटी है वो आप दिखाते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो, पॉलिश करते हो, एनहांस करते हो और यू शो योर बेस्ट वर्जन, योर बेस्ट सेल्फ। एंड मॉडलिंग में वी कैरी गारमेंट्स, मॉडलिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो बेसिकली रैंप वॉक, प्रिंट शूट्स एंड कैंपेन्स, एड शूट्स, ये सब। तो वहाँ पे हमें ना अपनी अपनी पर्सनैलिटी कैरी करनी है, ना किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की। वहाँ पे हमें ब्रांड को शो करना है। वहाँ पे नीदर वी आर शोइंग आवरसेल्फ नॉर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर, बट वी आर शोइंग द ब्रांड, द प्रोडक्ट। तो वहाँ पे वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट, ऑन द ब्रांड। रैंप वॉक भी कर रहे हैं, तो ब्यूटी पैजेंट्स का वॉक और मॉडलिंग का वॉक इज़ वेरी डिफरेंट।
ब्यूटी पेजेंट्स में वी शो आवर पर्सनालिटी, वी वॉक, वी शो आवर सेल्फ, बट इन मॉडलिंग वी शो द गवर्नमेंट। फोकस वहाँ पे हमारी स्माइल पे और हमारे कॉन्फिडेंस पे, हमारे पॉस्चर पे उतना नहीं रहता है। फोकस वहाँ पे रहता है हमारे गारमेंट्स पे, डिज़ाइनर्स के गारमेंट्स पे, हमारा वॉक बस मैच करता है। सो कैट वॉक, रैम्प वॉक इज़ अ बिट डिफरेंट। ब्यूटी पैटर्न्स, मॉडलिंग एंड एक्टिंग इज़ डिफरेंट। अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है और आप अलग अलग दिखते हो कैमरे के सामने। मैं रूपाली भूषण ही हूँ, मैं जब ब्यूटी पैटर्न्स में हूँ तो मैं अलग हूँ, मॉडलिंग कर रही हूँ तो अलग हूँ, वहीं मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो मैं अलग। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटी पेजेंट्स है वो उसका प्रोसेस और मॉडलिंग का और मूवीज़ का, हाँ जी, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल। और ब्यूटी पेजेंट्स का जो है उसमें आप खुद की पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली। और मॉडलिंग में आप उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, और मूवीज़ में आप ऑब्वियसली वो एक आपका जो स्किल एक्टिंग का इमेजिन करके आप वो परफॉर्म कर रहे हो। तो ऐसा आपको महसूस हुआ कि मॉडलिंग में हम बहुत ज़्यादा रोबोटिक या फिर बहुत ज़्यादा एक सर्टेन स्टाइल को फॉलो करके अकॉर्डिंग टू दैट वो बहुत मोनोटोनस हो जाता हो? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। हाँ, यस। एंड और वो जो एक्सप्रेशन है, खुद का जो एक्सप्रेशन है, वो हमें पेजेंट शोज में नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसे उसमें एक स्टैंडर्ड है कि यू हैव टू वॉक दिस इन दिस मैनर एंड यू हैव टू बिहेव इन दिस मैनर, यू हैव टू सिट इन दिस मैनर। सो एक सेट स्टैंडर्ड है कि पेजेंट शो में हर जो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक क्राइटेरिया बन चुका है कि अगर बैठना है तो ऐसे बैठो, बोलना है तो ऐसे बोलो, और वॉक करना है तो ऐसे वॉक करो। तो उसमें यू आर नॉट एबल टू क्रिएटिवली वर्क मोर, अपना क्रिएटिव एबिलिटीज यू आर एबल टू शो ओनली इन मूवीज। या फिर ऐसा लगता है आपको कि अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज आप पेजेंट शो में भी दिखा सकते हैं? जी जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं। ब्यूटी पैटर्न्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ, बिकॉज आप उसमें कॉन्फिडेंट होते हो, आप यू शो योर कॉन्फिडेंट सेल्फ, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से मोटिवेटेड होते हो ना, आप खुद को एम्पावर कर रहे हो। बिकॉज अगर लाइक ब्यूटी पैटर्न्स में हमें एक मौका मिलता है स्टेज पे जाने का, खुद को रिप्रेजेंट करने का, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने का राष्ट्रीय स्तर पे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें हमारे देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो वो पावर हमारे पास आती है। वो पावर तब आती है जब हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्फिडेंटली हम लोग कैरी कर सकते हैं खुद को, हमारा बेस्ट सेल्फ सामने दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हर पर्सनैलिटी का बेस्ट सेल्फ हम दिखा सकते हैं, और अवेयरनेस होती है हमें जनता को, बिकॉज इफ वी आर ऑन अ स्टेज तो वी आर अ पब्लिक पर्सन, वी आर नो मोर अ पर्सनल अ पर्सन, बिकॉज यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर द यूथ। लड़कियां जो भी हैं सब हमें देखती हैं, पीपल लुक अप टू यू and you inspire a lot of people. So beauty pageants is like a stage which gives you a platform to talk and to talk about you, not just yourself, but to talk about others, to help others. So it's a very empowering and powerful platform. तो रूपाली जी, बहुत सारी गलत फहमियाँ होती है लोगों को। ये जो इंडस्ट्री है ना, बहुत फैसिनेटिंग लगती है। ये मूवी इंडस्ट्री, शाहरुख खान, सलमान खान, एजेंट शो, Yeah. सो ऐसा हो जाता है कि जब हम इस तरह की इस फेम को अट्रैक्ट होते हैं और इन चीज़ों को इसके पीछे इतने आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि चूँकि हमें लाइमलाइट मिलेगा तो हमको सिर्फ ब्यूटी पे ध्यान देना है, आउटर अपीयरेंस पे ध्यान देना है, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन इसके बियॉन्ड इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि नॉलेज कितनी है, स्किल्स कितने हैं, और हाउ मच यू हैव वर्कड ऑन योर माइंडसेट। क्योंकि जहाँ तक मैंने पेजेंट शोज को ऑब्जर्व किया है, मैंने हमेशा सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय जी, एवरीबडी हु हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग डे, उनको मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि जब वो अपनी इंटेलिजेंस से भी उन्होंने इम्प्रेस किया है, नॉट ओनली ब्यूटी विथ इंटेलिजेंस। सिंस you are the brightest person, the youngest person who have appeared in this kind of contest, तो हमारी ऑडियंस ज़रूर एक्साइटेड होगी ये जानने के लिए कि गलत फहमियाँ क्या लोग पाल लेते हैं खुद के दिमाग में बिफोर अपियरिंग फॉर दिस कॉन्टेस्ट, जो दूर होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या गलत फहमियाँ हैं जिसको दूर करना चाहिए हमारी ऑडियंस में, जो लोग देख रहे हैं? एंड सेकेंडली,
उनको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उनके चांसेस बढ़ जाए टू बी अ विनर? बिल्कुल। तो जैसे कि आप जानते होंगे ना कि इसे कहा जाता है ब्यूटी विथ ब्रेन। ब्यूटी पैजेंट्स जो है इसे ब्यूटी विथ ब्रेन कहा जाता है। तो हमें ना यहाँ पे ये काफ़ी सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स बहुत से ऐसे लोग ऐसे मानते हैं और सोचते हैं कि जो है ब्यूटी पैजेंट्स है बस सुंदर दिखना है और वॉक करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, बस हमेशा हमेशा सज धज के बैठना है और शोज करने हैं। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। ये बस आप कैमरे पे जो देखते हैं वो सच नहीं होता। रियलिटी ये है कि हमें इंटरव्यूज, हम वी गो थ्रू मल्टीपल इंटरव्यूज, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। हमारे साथ हमारे आसपास समाज में क्या हो रहा है, हम जो भी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट में क्या चल रहा है, वी हैव टू बी अपडेटेड विद एवरीथिंग, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग अराउंड, कंट्री में क्या चल रहा है, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट, अवर कंट्री, नेशनल फाइनलिस्ट। तो हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ब्यूटी पैजेंट्स में आना चाहते हैं तो आपको बस मेकअप नहीं सीखना है, आपको ग्रूमिंग सीखनी है, कॉन्फिडेंस सीखना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत मैच करता है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत मैच करता है, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, वॉइस, योर स्टैचर, योर पर्सनालिटी, सब कुछ बहुत मैच करता है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, जो एक साथ आपको हंड्रेड्स ऑफ पीपल, क्राउड को फेस करना, हर चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पर सुंदर ही दिखना है, ये मिसकॉन्सेप्ट है बहुत, ऐसा लोग सोचते हैं पर सच ये नहीं है। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से ये निकल के आती है कि जब आप लाइफ को वैसे ऑब्जर्व करें तो आजकल सोसाइटी जिस तरह मूव कर रही है, सब ये मैरिज को लेके बहुत एक एक टॉपिक, डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है कि मैरिज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसको बहुत ही चाइल्डिश तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। जितना नाजुक ये टॉपिक है उससे कहीं बचकाने तरीके से इसको ट्रीटमेंट मिलता है। जब किसी भी यंग पर्सन से ये पूछा जाता है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है, तो सामने वाला जिस तरीके से इस सवाल को पूछता है, ऐसा लगता है कि उस इंसान को उसके जवाब का ऐसा है ही नहीं कि जवाब कैसा होना चाहिए, जवाब की जो गहराई है उसको समझने की कोई कोशिश नहीं करता। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करें, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसके बचपन से। जी बिल्कुल। अगर किसी का बचपन अच्छा नहीं होता तो ऑब्वियसली वो उसकी पर्सनैलिटी भविष्य में इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आते हैं विद देयर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स अपना टॉक्सिक बिहेवियर अपने बच्चों पे थोपते हैं, अपने बच्चों पे ये दबाव डालते हैं कि उनको उनके हिसाब से ही सोचना है, उनके हिसाब से ही करना है, और वही चीज़ समझनी, वही चीज़ें करनी है जो उनके माँ बाप बोले। एंड वो करने के चक्कर में वो अपने आप को भगवान भी समझ लेते हैं, माँ बाप अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, और इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि ना हम ये तय करेंगे और तुम्हारे लिए कोई भी तरह का डिसीजन हो, चाहे कोई भी, चाहे वो पढ़ाई का हो या नौकरी का हो या शादी का हो, हमसे बेहतर डिसीजन तुम नहीं ले सकते। लेकिन इस बात को माँ बाप भी भूल जाते हैं कि अगर प्रकृति ने किसी इंसान को जन्म दिया है तो उसको एक यूनिक दिमाग के साथ प्रकृति ने ऑलरेडी पैदा किया है, और उनको सिर्फ माँ बाप का प्यार चाहिए, उनका समय चाहिए, उसके बियॉन्ड उनको और कुछ नहीं चाहिए बच्चे को। लेकिन ये माँ बाप अपने ओवर एक्साइटमेंट में और ओवर केयरिंग बिहेवियर की वजह से वो कहीं ना कहीं खुद ही दुश्मन बन जाते हैं बच्चों के भविष्य के लिए। ऐसा मुझे महसूस होता है कि अगर शुरुआत के 10 साल 15 साल अगर बच्चे को एक अच्छा रिलेशन घर में मिले तो उनका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, और वो एक अच्छे पति भी बन सकते हैं, एक अच्छी पत्नी भी बन सकते हैं, और वो एक अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं इस समाज के लिए। लेकिन क्योंकि वो 10-15 साल जो एक माँ बाप का जो रिलेशन उनसे बनता है, उनके साथ जो वो, क्योंकि टॉक्सिसिटी जो होती है वो बहुत ही पर्सनल होती है, वो दूसरी दुनिया को पता नहीं चलता कि विद इन फैमिली क्या हो रहा है। वो एक बच्चा और वो माँ बाप का जो इंटरनल प्राइवेट रिलेशन है वो सिर्फ वो बच्चा ही समझता है। और क्योंकि इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं जाता माँ बाप का कि
उनको खुद को एज अ आइडियल माँ बाप बनने की बहुत ज़रूरत है, ताकि उसका बच्चा एक बेहतरीन इंसान बन पाए। या और इस चीज़ पे चूँकि हम सोचते नहीं हैं, इस पे कभी विचार नहीं होता, समाज इसके बारे में बात नहीं करता, इसलिए कोई प्रोग्रेस इस दिशा में हमें देखने को नहीं मिलती। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एज अ प्रोग्रेसिव नेशन हमें ज़्यादा रूट्स पे काम करना चाहिए, ज़्यादा हमें उन बातों पे ध्यान देना चाहिए जो ऐसी चीज़ों से संबंधित है? और इससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि क्या रियल में शादी का जो फैसला है वो उस इंसान पे छोड़ना नहीं चाहिए, या फिर हमें समाज की जो ये प्रथा चलती आई है उसको सिर्फ समाज को खुश करने के लिए उस जो ऑलरेडी एक कल्चर बन गया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें वो डिसीजन लेते रहना चाहिए? क्योंकि जो गलती हमारे दादाजी ने करी वो हमारे पिताजी कर रहे हैं, और जो गलती हमारे पिताजी ने करी वो हमारे आज की जनरेशन कर रही है, और आज की जनरेशन वाले भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे की जनरेशन भी वही गलतियां करे। तो ये डेकेड टू डेकेड वो गलतियां होती जाती हैं, और कोई इस बात पे गौर नहीं करता कि रियल में मैरिज अगर इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है या नहीं है, पहला तो ये सवाल है। और इसका डिसीजन भी है वो उस इंडिविजुअल पे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि एज अ पर्सन क्या हमें किसी और इंसान के साथ से ही हम कंप्लीट महसूस कर सकते हैं, या इंडिविजुअली भी हम अपने आप को सॉलिट्यूड में जान के एक बेहतर जीवन की आकांक्षा कर सकते हैं? क्योंकि फॉर मी आई रियली बिलीव दैट पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी रिलेशन। और पर्पस हमें अपना पता नहीं चलता है जब तक हम अपने आप के साथ समय नहीं बिताते। और हर इंसान जो एक शादीशुदा रिश्ते में जुड़ जाता है वो क्योंकि उस इंसान की टॉक्सिसिटी को भी एक्सेप्ट करता है, उसके उसके उन माइंडसेट को, उस बिहेवियर को उसको टॉलरेट करना पड़ता है जिसमें उसका खुद का कंट्रोल नहीं है। और इसमें उसको ज़रूरी भी नहीं था कि उसको उसको टॉलरेट करे। अगर वो अकेला होता तो वो उस बिहेवियर को टॉलरेट भी नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा हर्जाना उन बच्चों पे पड़ता है जो बच्चे उन माँ बाप से जुड़े हुए हैं और जिस पर उनकी खुद की कोई गलती नहीं है। जी तो पहली बात तो यह है कि क्या मैरिज रियल में इम्पोर्टेंट है या नहीं है, और अगर मैरिज इम्पोर्टेंट है तो क्या ये फैसला उस इंसान को नहीं देना चाहिए जिस इंसान को ही शादी करनी है? तो यहाँ पे आप, हमारी जो सोसाइटी इस तरह से ट्रेडिशनली चलती आई है, आप कितना इस बात से वाकिफ रखते हैं, या आपका कोई और ओपिनियन है क्या इस चीज़ को लेकर? इस मुद्दे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ना पर्सनल डिसीजन होता है, शादी करनी है नहीं करनी है। अगर शादी नहीं करनी है ना तो भी एक इंसान परिपूर्ण है, स्वयं खुद के साथ ही वो कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि एनलाइटमेंट भी है खुद के साथ मिलती है जब हमें आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान तब होती है जब आत्मग्लानि करेंगे, खुद के साथ विचार विमर्श करेंगे, खुद के साथ क्वेश्चंस करेंगे, तो सवाल भी अंदर से ही आएगा। पर सवाल अंदर से तब आएगा जब हम लोग प्रॉपर तरीके से अवेयर हो, सिर्फ अवेयरनेस हो प्रॉपर, हम लोग खुद को जानेंगे। और खुद को कब जानेंगे? जब हम लोग खुद के साथ बैठेंगे। ये अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि हम खुद को जान लेंगे ना, तो फिर ये भी सवाल नहीं आता कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कि जब आप खुद में ही फुल है ना, तो फिर यू कैन गिव आउट टू अदर्स। फिर चाहे आप करो या ना करो शादी, वो आपके डिसीजन है, ठीक है। आप जब एनलाइटमेंट मिल गई तो फिर आप खुद के साथ भी खुश रह सकते हैं और खुशियाँ बांट सकते हैं समाज में, अपने लोगों को, अपने परिवार को। और तब अगर हम शादी भी करें किसी और के साथ, तो वहाँ पे जब मैं खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट होना, मैं परिपूर्ण हूँ खुद में, तो मैं सामने वाले को भी अच्छी से रख सकती हूँ। उसका भी अगर कहीं ना कहीं 19-20 हर जगह होता है। कभी मैं अगर 100% दूंगी, मेरा पार्टनर 0% देगा। अब ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, कभी वो भी 50, मैं भी 50, कभी मैं ही 10 लूँ, मेरा बैटरी एकदम डाउन रहे, और कभी वो 90 रहे। तो ये समाज का कहता है ना, बैलेंस है। समाज की जो गाड़ी है वो एक पुरुष और एक स्त्री दोनों मिलकर चलाते हैं, वो पहिए हैं। ये लोग ऊपर नीचे हुए या फिर रुका और एक आगे बढ़ा तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं समाज में ये तो पहिए साथ चलेंगे तो ये समाज चलेगा। ये तो फैक्ट है, हम लोग इसे डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं ये कहूंगी कि शादी करना नहीं करना ये हमारा पर्सनल डिसीजन होता है। और जो आपने बोला ना कि
पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे बंदिशें और ऐसे थोपा जाता है, चीजें थोपी जाती हैं लोगों पर कि ट्रॉमा जो हमने दादाजी ने परदादा ने फेस किया वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया, वो क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस कि और ना वहाँ पे उन्हें खुद में वो रियलाइज नहीं होता, और ना चाहते हुए अनजाने में हम लोग अपने बच्चों पे भी वो चीज़ें थोपते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो ट्रॉमा होता है वो हम अपने बच्चों में पास ऑन कर देते हैं बिना इंटेंशनली विलिंगली हम लोग पास ऑन कर देते हैं। पर अभी जो है ना काफ़ी अवेयरनेस है जो कि मैं फील करती हूँ बीइंग अ जेन ज़ी, और जो मैंने देखा है अब तक देखती आ रही हूँ और देख रही हूँ मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अभी मेरे जो सर्कल है मेरा, कई लोग शादीशुदा भी हैं और अनमैरिड भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं मुझसे छोटे भी हैं। तो मैं जो देख रही हूँ और इंटरनेट की वजह से हम लोग हर इंसान की जो भी जिंदगी को हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम दूसरे का भी हिस्सा बन जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो जो मैं देख रही हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं ये कहूँगी कि हम लोग अभी काफ़ी अवेयर हैं और हम लोग खुद अभी रियलाइज कर रहे हैं कि एज अ पेरेंट अगर मैं एक पेरेंट बनूंगी तो मैं तो कोई भी चीज़ें थोपूंगी नहीं अपने बच्चों पे। और मैं ये देख रही हूँ अभी की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी अवेयर हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और थोड़े चिल भी है कहीं ना कहीं। आई थिंक आप अभी करोगे इस बात पे कि हमारी वाली जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं काफ़ी चिल हैं, वो आई डोंट थिंक कि उतना ट्रॉमा पास ऑन करेंगे अपने बच्चों पे, क्योंकि वो खुद नहीं थोपना चाहते चीज़ें, क्योंकि हम भी खुद नहीं चाहते कि हमारे ऊपर चीज़ें थोपी जाएं, तो हम अपने बच्चों में भी चीज़ें नहीं थोपेंगे, ऐसा मेरा मानना एक्चुअली रूपाली जी बात ये है कि अभी लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं पता कि उनको ये नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ है। है। एग्जैक्टली एक्चुअली वैसे अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे क्योंकि ये डिस्कशन का मैटर है ही नहीं विद इन फैमिलीज। आप कोई भी फैमिली नॉर्मल फैमिली को देखेंगे वो सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और हर इंसान यही सिखाता है कि आप पैसे को आप वैल्यू करो, आपको पैसों को ही ज़्यादा तवज्जो देना है और आपकी हर चीज़ जो है ना वो पैसे पे केंद्रित है। ये चाहे वो हर फैमिली का हर डिस्कशन जो है ना ये शौक भी है इस चीज़ पे ही होता है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। बिकॉज आप अगर इस बात को समझें, ज़्यादातर लोग बहुत ही लेजी फील करते हैं जब वो सुबह उठते हैं तो उनको नौकरी पे या काम करने पे जाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि उनका जो जो नेचुरल कॉलिंग है उस पर कोई सोच ही नहीं रहा कि उनको क्या चीज़ ड्राइव करती है। उनको तो ऐसा लगता है कि वो आलसी है, लेकिन वो आलसी नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं वो कभी वो करना चाहते ही नहीं थे। लेकिन हमें ट्रेडिशनली बचपन में ये सब बताया गया है हमारे माँ बाप से, हमारे दादाजी से, हमारे एंसेस्टर्स से कि तुमको सिर्फ पैसा कमाना है, तुमको अपने आप को नहीं ढूंढना, तुमको अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंचना, तुमको सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा कमाने का सोर्स एक एक गिनती के सोर्सेज हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब कर लिया, सीए कर लिया तो आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, आप इंजीनियर बन गए तो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, आप डॉक्टर बन गए तो आपको भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और आपको इन गिनती के जो प्रोफेशन है ना उसमें दिमाग लगाना है और उसी पे फोकस करके आगे बढ़ना है और इवेंचुअली आपको पैसा कमाना है। तो जब आप इस सर्कल में इन्वॉल्व रहते हो तो आप करोगे ये काम और आपको लेजीनेस भी फील होगी, आप एम्प्टी भी फील करोगे विद इन, क्योंकि पैशन नहीं है। वो स्ट्रेस भी लाएगा क्योंकि हमें वो करना ही नहीं है। कोई बनना चाहता है सिंगर, किसी में भगवान ने सरस्वती माता की कृपा ऑलरेडी करी हुई है, किसी में स्पोर्ट्स का ऑलरेडी भगवान ने गुण दे रखा है कि वो एक उभरता हुआ क्रिकेटर बन सकता है। लेकिन क्योंकि हम एक ट्रेडिशनली एक ऐसे फॉर्मेट में हैं कि हमें ये चीज़ें ही करनी है तो उसको करना, उसको बनना सचिन तेंदुलकर है, लेकिन वो कर रहा है गवर्नमेंट की नौकरी और वो जीवन भर वही करता है। अब वो स्ट्रेस वो लेके जा रहा है, जब वो स्ट्रेस वो लेके जा रहा है तो वो अपनी पे भी वो स्ट्रेस ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि वो अंदर से पीड़ित है, क्योंकि करना कुछ और है, कर कुछ और रहा हूँ, और फिर वो स्ट्रेस अपने बच्चे को भी देता है। पर ये चीज़ें तो अब ब्रेक हो रही है ना, हमारे पिछले जनरेशन को जो करने को नहीं मिला वो लोगों ये हमें चूज करना है कि हम अपना बैक ट्रॉमा आगे कैरी फॉरवर्ड करें या नहीं।
अगर हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमारे साथ क्या गलत हुआ, तो बीइंग अ गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन, हमें पता है क्या चीज़ें गलत है तो हमें उस चीज़ को रोकना चाहिए ना। ये तो हमारा हम भुगत लिए, ठीक है हमें मौका नहीं मिला, हमें माता पिता ने नहीं दिया वो मौका, और कहीं ना कहीं मजबूरी भी नहीं, बर्डन भी था कि समाज अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो मैं पैशन फॉलो करूंगा तो इनका देखभाल कौन करेगा, तो ये मजबूरी थी उनकी। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग हैं जो अपने पर्पस को समझ पाते हैं जी और अपने आप के साथ समय बिता पाते हैं। वरना इवन इन दिस जनरेशन हर इंसान सहारा लेता है चीज़ों का। वो ड्रग्स का सहारा लेता है, सिगरेट का सहारा लेता है, शराब का सहारा लेता है और आजकल मोबाइल फ़ोन का भी सहारा लेता है, जी ताकि अपने उस गम को, अपने उस खालीपन को उस चीज़ से मीट कर ले। वो चाहता है सिंगर बनना, वो चाहता है डांसर बनना, वो चाहता है एक आर्टिस्ट बनना, पेंटर बनना, या वो कुछ और क्रिएटिव चीज़ करना चाहता है। जी लेकिन क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है, तो वो उस चीज़ को कवर कर रहा है विद ऑल दीज सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे सिगरेट, स्मोकिंग और ड्रग्स, ये सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसका रूट कॉज तो यही है कि आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो और वो डिस्कशन का मैटर बन नहीं रहा है विद इन फैमिली कि आप सक्सेस की परिभाषा अपने बच्चों को सही तरीके से बताओ। अपने बच्चे को ये बताओ कि हैप्पीनेस लीड्स टू सक्सेस, सक्सेस डज नॉट लीड टू हैप्पीनेस। होता क्या है, हमेशा ये बताया गया है कि तुम सफल होगे तब तुम खुश होगे। अनफॉर्चुनेटली ये सच नहीं है। सच तो ये है कि आप खुश होगे तो वो ही सफलता है। और कोई भी परिवार में ये डिस्कशन नहीं होता कि आपको खुश रहना चाहिए, आपको वो करना चाहिए जो आप करना चाहते हो। और क्योंकि वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप देख रहे हो कि मैरिजेस होते हैं, फिर वो कुछ टाइम में डिवोर्स होते हैं, और वो अगर डिवोर्स नहीं भी होते हैं तो वो एक बैगेज लेके पूरा जीवन वो शादी चलती रहती है, और अफेयर होते हैं, दूसरों के साथ रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन अनफेयर होता है उन बच्चों के साथ जो बच्चे आप उन बच्चों को लाए और आप उन बच्चों के भविष्य को स्वाहा कर रहे हो। सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जो रियल प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन हो विद इन फैमिली हो, ताकि ये रियल में प्रोग्रेसिव देश बन पाए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ही फ्यूचर है इंडिया का। और मेरा सवाल मैरिज को लेके इसीलिए था कि क्या आप इन बातों से सहमत हैं कि we really need to change our mindset? we have to and we should change our mindset because हम ही लोग तो हैं कनेक्टिंग लिंक है हमारे पिछले जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन का, तो हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हमें ही यहाँ पे रोक लानी होगी पुराने बैगेजेस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का। तो ये हमारे ही हाथ में है और हमें ही बदलाना होगा, उसके लिए हमें खड़ा होना होगा, दूसरों के लिए खुद की सुननी होगी, सही का साथ देना होगा। मेरे माँ पापा हमेशा ये कहते हैं कि हमें चाहते हुए भी कभी गलत काम नहीं करना चाहिए और ना चाहते हुए भी हमेशा सही काम करना चाहिए, तो बस हमें ये करना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊँ कि रूपाली जी बहुत अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर हैं और उनको मिमिक्री का भी शौक है, तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड होगी ये बात सुन के। तो आप बताएं कि आप कौन से कैरेक्टर्स की मिमिक्री करते हैं? एक्चुअली मैं कुछ भी मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी मिमिक्री करने लगती हूँ, और शिनचैन बचपन से मेरा फेवरेट रहा है। बचपन में शिनचैन, डोरेमोन, छोटा बच्चा ये सब देखती थी, तो ये सब मेरे फेवरेट्स रही और मैं सुनती हूँ तो फिर मैं उसकी आवाज़ नकल करने की कोशिश करने लगती हूँ। तो थोड़ा सा आपका मिमिक्री का टैलेंट भी हमारी ऑडियंस में देखा जाएगी। तो आप शिनचैन से जो फर्स्ट आपके माइंड में आया जी, जो आपका फेवरेट है तो उससे ही शुरू करें हम। कुछ आप शिनचैन मिमिक्री अगर कर सके। अच्छा तो हेलो दोस्तों, मैं शिनचैन हूँ। नहीं मैं तो रूपाली भूषण हूँ। आप बताओ मैं कौन हूँ और मेरी तारीफ मत करना, मुझे शर्म आती है। एंड नाउ डोरेमोन। हेलो दोस्तों, मैं डोरेमोन हूँ। आपको पता है नोबिता कभी होमवर्क नहीं करता और नोबिता हमेशा मुझसे मेरा गैजेट मांगता रहता है। उसे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमेशा मेरी सुबह का कॉपी करता है। वेरी नाइस। आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस में जो बच्चे देखेंगे ये पॉडकास्ट
उनको बहुत पसंद आएगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा और क्या पसंद करते हैं आप? आपकी क्या और हॉबीज हैं? मुझे स्केचिंग का बहुत शौक है, मैं स्केचिंग करती हूँ और मैं शायरियाँ लिखती हूँ। मुझे शायरियों का बहुत शौक है और डांसिंग, मिमिक्री जैसा कि भी आपको जाना, और स्पोर्ट्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वॉलीबॉल मेरा फेवरेट है। उसके अलावा एक्टिंग एंड काफ़ी सारी चीज़ें, हर चीज़ में मुझे दिलचस्पी है। अभी तो हाल ही में मुझे प्लांटेशन बहुत अच्छा लगता है, गार्डनिंग। तो रूपाली जी, ऐसी क्या चीज़ है जो आप सोसाइटी के बारे में बहुत हेट करते हैं? सोसाइटी के बारे में हेट करते हैं चीज़ें, मैं कहूँगी जजिंग। दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। क्या पता आपके लिए जो सही है वो दूसरे के लिए गलत हो। अगर यहाँ पे एक सिक्का रखा है, वो आपके लिए 9 होगा, मेरे लिए वो 6 होगा। तो आपको नहीं पता ना कि कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है। अभी मेरे अंदर 10 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, तो मेरा भी जो भी माइंडसेट होगा, मैं जो भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में, तो ना मैं आपको जज कर सकती हूँ ना आप मुझे जज कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जजमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता कौन किस चीज़ से गुजर रहा है, तो बस बस एम्पैथी होनी चाहिए। काइंडनेस से वी कैन विन हार्ट्स एंड वी कैन स्प्रेड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस ऑल अराउंड। अपन अक्सर जजमेंटल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जजमेंट मुझे सबसे गंदा है। Okay. और ऐसी क्या चैलेंजेस एज अ गर्ल आपने महसूस करी इन द इंडस्ट्री और जनरली जो आज तक चेंज नहीं हुआ है? एज अ गर्ल आप बहुत रेगुलर बेसिस पे वो चैलेंज आपने हमेशा फेस किया हो? बिकॉज वाइल ग्रोइंग अप आप स्कूल गए, कॉलेज गए, तो इस इंडस्ट्री में आए, पेजेंट्स या आपने मूवीज में आए, आपने इतने सारे चैलेंजेस को पार किया, तो एज अ गर्ल आपको क्या चीज़ें बहुत कचोटती है कि ये चीज़ें? पता है लड़कियों के लिए ना, जी ये अच्छा टॉपिक आपने उठाया, मैं थैंक यू। लड़कियों के लिए ना बहुत हमेशा हर एक दिन एक सामना होता है, और ये सच है, सभी लोग अग्री करेंगे इस बात से। लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मॉडल, एक्ट्रेस, मिस इंडिया सब छोड़ दीजिए, सिंपल लड़की अगर चल रही है ना रास्ते पर, उससे 10 तरह के लोग 10 तरह की नज़र से देखेंगे। और हमेशा एक लड़का ना कभी भी ये फील नहीं कर सकता कितने दर्द से लड़की गुजरती है, वो चाहे फिजिकल पेन हो या चाहे सोसाइटी की वजह से ना मेंटल ट्रॉमा। हर लड़की को ना नहीं सफ़र करती है फिजिकल अब्यूज से, फिर चाहे वो बैड टच हो या फिर अब्यूसिव लैंग्वेज हो। अभी तो नजरें भी ऐसी देखती हैं कि जैसे वो आपको खा जाए। तो लड़कियों को बहुत फेस करना पड़ता है, और कि उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें डाली जाती है। कुछ कुछ लकी लड़कियां होती हैं, सोसाइटी का वो पार्ट होता है जहाँ पे लड़कियों को भी बहुत ही प्यार से अच्छे से रखा जाता है। पर सच्चाई आप भी जानते हैं कि लड़कियों को कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मेरी ही एक फ्रेंड है, उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, पटना की है वो, एंड आई रियली वांटेड हर कि वो आरजे रेडियो जॉकी का करियर परस्यू करे, बिकॉज शी कैन डू इट। पर वो, उसने पता है मुझे क्या हुआ, ये लाइक मेरी दोस्त से पहले की बात है। उसका क्लियर स्टेटमेंट था कि घर पे मुझे घर से अलाउ नहीं किया जाए। आपको मुझे बोलती है, आपको मैम, मामा को बोला, मामा स्टूडेंट है, मैम ने आपको सपोर्ट किया, सब लोग आपकी मम्मा की जैसे सपोर्ट नहीं करते। और मैंने टर्न हुई, मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे इतना बुरा लगा और कहीं गूज़बम्स आ गए थे मुझे। और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि मेरी मम्मा कभी ना कभी, जब ना आपको हर चीज़ें मिल जाती है ना, तब आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि जो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल है वो कहीं वो का सपना होता है। और मुझे सच में गूज़बम्स आ गया तो जब उसने ऐसा कहा, तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी। तो वो कहती दीदी आप बात करें, सब कोई फ़ायदा नहीं है, आप उस समय वो हाँ कह देंगे पर बाद में मुझे परसों करने को नहीं मिलेगा। तो लड़कियों को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मैं बस यही चाहूँगी अपने बेटे को, सोसाइटी में जो माँ बाप, जो भी पेरेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं, अपने बेटे को एक बार आप वो करके तो उन्हें अलाउ करिए। वो सच में चिड़िया की तरह उड़ेंगी और आकाश छुएंगी, आपका नाम जरूर रोशन करेंगी। तो बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि साथ दें, ठीक है? आप एकदम हाई लेवल पे, मतलब एकदम एक्सट्रीमली ना छोड़ दें, पर थोड़ा बढ़ने तक मौका लें। बस नहीं वगैरह। The eating is a very big problem. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बिकॉज लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को कि क्या चीज़ से वो गुजर रहे होते हैं। एंड इवन अगर हम रियल में वुमेन की प्रॉब्लम समझें तो बहुत बार उनको इस तरह भी जज किया जाता है कि आफ्टर मैरिज, आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, क्या वो अच्छे से काम कर पाएंगे,
ये एक सवाल इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज योर प्लान ऑफ लाइक फैमिली प्लानिंग कब है एंड मैरिज का प्लान कब है। तो ये एक सवाल उनके मोराल को गिराता है कि लाइक ऑब्वियसली आप पूछ रहे हो तो यू आर मेकिंग देम रियलाइज कि आफ्टर मैरिज आफ्टर बेबी क्या मैं अपने में लायक नहीं हूँ कि मैं वो चीज़ को पूरी कर पाऊँ। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में और फिल्म इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में बहुत इनह्यूमन तरीके से डील होता है, जहाँ पे इवन व्हेन दे आर इन द पीरियड्स तो उनको कभी छुट्टी नहीं दी जाती। हाँ। उनको क्योंकि वो मैक्सिमम पेन वाला पीरियड होता है जब आप किसी भी फीमेल को इतना तो लिबर्टी दे ही सकते हैं कि दे कैन वर्क फ्रॉम होम और थोड़ा सा कंसंट्रेट होके कुछ वर्किंग आवर्स कम कर दिया जाए। लेकिन कॉर्पोरेट में फिर भी यही उम्मीद की जाती है कि ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो ऑफ पीरियड्स कि वो तब भी ऑफिस आए, उतना ही टाइम दें। तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी चूँकि जो सक्सेस की परिभाषा की मैंने बात करी कि एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर मनी, तो क्या आपको लगता है कि हमें रियल में माइंडसेट चेंज करके ह्यूमन होना ज़रूरी है ताकि हम एक बेहतर, इट इज़ मोर अबाउट हेल्पिंग अदर्स। हम बहुत समय से सेल्फिश बन चुके हैं और सेल्फिश का अगर हम स्वार्थी का रियल अर्थ समझे तो वो होता है कि हम अपने स्वयं के अर्थ को समझें। और स्वयं का अर्थ का मतलब ये हो गया कि हम अपने पर्पस को समझे, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। तो अगर हम rather than following this practice of success के पीछे भागना और वो हमें खुशी देगी, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों आए इस दुनिया में, हमारा मकसद क्या है और हम दूसरों की मदद करें। if we start following this practice तो ये एक बेहतर दुनिया बन सकती है। जी। और फीमेल्स के बारे में थोड़ा कंसिडरेट होंगे तो इट विल अलाउ देम ऑल्सो कि वो चीज़ें कर पाए जो उनकी पोटेंशियल है। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और आप क्या ओपिनियन देंगे? यहाँ पे ना जैसे मेंस्ट्रुअल लीव, अभी मैटरनिटी लीव भी है एमआईएक्स राइट। तो जी, तो मैटरनिटी लीव जब मिलती है तो मेंस्ट्रुअल पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें कंसल्ट होना चाहिए। और सभी महिलाएं ना उतने पेन से नहीं गुजरती हैं, तो ये उनकी चॉइस होनी चाहिए कि ड्यूरिंग दोज टाइम इफ दे वांट टू वर्क यू मोर वेलकम। बट अगर दे आर लिटरली सफरिंग ना, तो उन्हें हमें सब समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। आप ऑफिस में आओ, वर्क फ्रॉम होम कर लो, छुट्टी ना लो, पर इतना तो कंसिडरेट हो ही सकते हैं। तो मैं अपनी जगह चलूँ। आई एम ग्लैड कि ये बात हम कर पाए और आपने भी इसमें सहमति दिखाई। जी बिल्कुल, एक महिला महिला सशक्तिकरण में तो मैं अवश्य जोर डालूंगी। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए आप पैशनेट है लाइफ में? ऐसा कौन से सोशली रेलेवेंट कॉजेस के आप काम करना चाहती हो? मैं बचपन से मेरी मम्मा को देखते आ रही हूँ और मेरी मम्मा के जैसा मैं भी काम करना चाहती हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे, उनका मैं पालन पोषण करना चाहूँगी आगे। अभी मैं सक्षम होंगी ना, तो ये चीज़ बहुत मुझे खलती है। लोग बच्चों को दुनिया में तो ये है, पर उन्हें चाहिए नहीं तो वो बच्चों को रोड के किनारे छोड़ देते हैं। अलग जगह भी इंसानियत कहाँ गई? हम लोग आए भी न्यूज़ में ही देखते रहते हैं कि बच्चे यहाँ पाए गए, कूड़े की तरह पाए गए, छोटे छोटे बच्चों की लाश पाई गई, नदी में बहा दिया बच्चों को। तो मैं ये बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ और साथ ही साथ एजुकेशन पर मैं काम करना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप की शख्स। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे बच्चों को पहले ही मार दिया जाता है। बिल्कुल, अबॉर्शन, एग्जैक्टली, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो रूपाली जी, अभी कुछ टाइम से एक बहुत बड़ा मुद्दा शो हुआ है मीडिया में, सोशल मीडिया में भी आपने सुना ही होगा, एप्स्टीन फाइल्स जो आया है मैटर। उसमें पता चला है कि बड़े बड़े उद्योगपति ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे एक सज्जन थे पुराने टाइम में एप्स्टीन, जिनको बाद में सज़ा भी हुई, और वो छोटे छोटे बच्चों को प्रोवाइड करते थे वो बड़े बड़े उद्योगपति। और ये हमें ये भी बताता है कि पावर और पैसे की ताकत से कितना दर्दनाक हो सकता है ये समाज। और जब मैंने भी पहली बार ये सुना तो मैं भी बहुत शॉक था कि ऐसा कैसे चीज़ें आती है, क्योंकि हिस्ट्री को अगर अपन वैसे ऑब्जर्व करें तो हर घर में कुछ डार्क रियलिटीज़ होती हैं। पर्दे के पीछे क्या हो रहा होता है कुछ पता नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो,
ब्यूटी पेजेंट्स हो, हर एनवायरनमेंट का एक डार्क रियलिटी है, जो चीज़ें चलती है, कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो जब आप ऐसी बातों को सुनते हो तो आप क्या क्या महसूस करते हैं, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ प्रोग्रेसिव सिटीजन कि हमारे देश को क्या चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए टू मेक इट्स मोर सेफ? जवान पीढ़ी को किस तरह से लड़कियों को हम सेफ प्रोटेक्शन दे सकें कि वो ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करे? ये तो एकदम शर्मनाक चीज़ है। सबसे पहले तो जो भी जनता अवेयर है या नहीं है, आप प्लीज़ रिसर्च करें और जागरूक हों, क्योंकि ये बहुत ही गलत, एकदम दर्दनाक चीज़ है। इंसानों के कहने कहीं इंसानियत खत्म हो रही है, हैवान बनते जा रहे हैं। और ये टॉपिक सामने आया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये कितना गलत चीज़ है। कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है? एक्चुअली हमें खुद से सोचने की बात है। अगर हमारे जब खुद आपके घर में जो दूसरों की ज़्यादा पैसे कोई इंसान कर रहा है, उसके घर में खुद भी माँ होगी, बेटी बहन होगी, बीवी होगी, खुद उसके साथ जब ऐसा होगा तो फिर क्या बीतेगा आपके ऊपर? तो कहीं ना कहीं इंसानों की इंसानी खत्म होते जा रही है। वो सोच में वो करप्ट हो चुकी है। सोच नहीं, सोचते ही नहीं है। करप्ट छोड़ो, आप लोग सोचते ही नहीं है। इतना दरिंदगी, इतनी ज्यादा दरिंदगी, हवानियत, जस्ट इमेजिन। और ये तो सच है कि हर जगह की डार्क रियलिटी होती है, हर घर की कुछ न कुछ कहानी होती है, पर वो एक पर्दे के अंदर रह जाता है, उस घर की चार दीवारी के अंदर वो सीमित होकर रह जाता है। उतने स्तर पे वो बढ़ता नहीं है। वो अब हर परिवार की कुछ ना कुछ स्टोरीज तो होती ही हैं, पर ये सारी चीजें जो पूरे सोसाइटी को एकदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे इतना ज्यादा उसको एक्सपैंड करना, वेरी शॉकिंग। पैसों पे लोग इंसान को खिलौना समझ देते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ही गलत है। इसमें कहीं भी कुछ सोचने की बात नहीं है। तो इस पे सच में लोगों को थोड़ा तो इंसानियत दिखाना चाहिए, और इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए पैसे के पीछे कि आप कुछ भी करो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो। अपना एक दायरा मेंटेन करना होता है, इंसान ही इंसान के जैसा रहो। ये बहुत 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 मैं इसीलिए ये चीज़ें सुन के मेरे को कैसा लगा कि हमारी सोसाइटी सोशल मीडिया से और इन चीज़ों डिस्ट्रैक्शंस जो है उससे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एज अ टीनेजर भी है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह देखते हैं, क्योंकि हम अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया में अनकंस्ट्रक्टिवली टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सॉर्टेड नहीं हैं। हमें ये पता नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, हम अवेयर नहीं है कि हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं जी। क्योंकि सोशल मीडिया एक एडिक्शन जैसा बन चुका है और हम रील पे रील देख के कोई नॉलेज नहीं पा रहे हैं, बस हमारा समय बर्बाद हो रहा है और हम एट द सेम टाइम अवेयर नहीं हो रहे हैं जो हमारे लिए रियल में इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना समय सही जगह यूज़ करें ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल बन पाएँ और अपने आप को सेफ कर पाएँ, क्योंकि रादर देन एक्सपेक्टिंग टू मच सोसाइटी से कि वो करें, वो ज़्यादा जागरूक हो, वो ज़्यादा ह्यूमन हो, हमें खुद को भी ये समझना ज़रूरी है कि हम कितने अवेयर हैं, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाए। तो जब ये बातें सुनने के बाद मुझे तो यही फीलिंग आई कि हमें सोशल मीडिया का ये जो सिलसिला चल रहा है, दौर चल रहा है, उसमें हमें विजडम लानी होगी और कहीं ना कहीं हमें एक लिमिटेशन बनानी पड़ेगी कि हम एक बैरियर बना पाए कि इतनी देर ही हमें इस सोशल मीडिया में हम समय बिताएंगे, हम स्क्रीन टाइम अपना कम करें। क्योंकि हो क्या रहा है कि आज की तारीख में माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं और बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उस माँ बाप के पास समय ही नहीं होना चाहिए। और क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया में इतना समय बिता रहे हैं कि उनको वो पर्दा नहीं डाल पा रहे हैं कि क्या चीज़ उनको देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी है, और जो हम कंज्यूम करते हैं विद आवर आइज वो हम वैसे बनते जाते हैं, हमारा माइंड भी वैसा बनता जाता है और फिर हम कंस्ट्रक्टिवली अपना टाइम यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस दिशा में भी सोचने लग जाए। जी बिल्कुल। नॉलेज भी जागते हैं ना, एक साथ बहुत सारी चीजें आती हैं और मेरा तो ऐसा मानना है कि बच्चों को फोन देना ही नहीं चाहिए। ये उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी सही नहीं है। आप बाकी सारी चीजें छोड़ दो, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चा प्रॉपर तरीके से विकास करे, विकसित हो, तो आपको फोन तो उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्क्रीन टाइम उसके आंखों को अच्छे से उसे आंखें बचपन से उसे चश्मा लग जाएगा। तो आप ये क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? आप कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हो कि मैं मेरा चाय पैर यूज कर रहा है, सब चीज कर रहा है।
आपके बच्चे को आप गलत चीज दे रहे हो, उनका ये जहर एक तरह का वो जो डेस्टिनी उसे खाना है। अच्छा रूपाली जी, आप अपने डिफिकल्ट समय में अपने आप को कैसे संभालते हैं? मैं तो योगा मेडिटेशन करती हूँ। ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है तो हमारी ऑडियंस योगा को लेके, क्योंकि वो आजकल लोग आउटर अपीयरेंस पे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ब्यूटी होनी चाहिए, सामने से हम क्या दिख रहे हैं विथ फिल्टर्स कैसे वो जाती है, लेकिन हम इंटरनली अपने आप के साथ कितना प्यार करते हैं, अपने आप को समय नहीं दे रहे। तो अगर वो चीज़ इंटरनली हम अपने आप पे काम करें तो दैट कैन मेक अस मोर हैप्पी। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है। वही और ये ना, आप खुद के साथ टाइम बिताओगे तो आपको रियलाइज होगा हैप्पीनेस आती है, उससे आप खुश रहो। तो मैं तो वही करती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, पापा पापा नाना नानी अपने परिवार से बात करती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ। एंड हाउ डू यू डील विद सेल्फ डाउट? क्योंकि सेल्फ डाउट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें अक्सर सताती है। हम दिन में पॉजिटिव महसूस करते हैं, हम कहते हैं हम आई एम द बेस्ट, और फिर जैसे जैसे दिन खत्म होता है तब तक एनर्जी डाउन होती है। लोग हमसे बात करते हैं, लोगों ने हमें 4 नेगेटिव बात बोल दी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने अपने बिलीफ सिस्टम्स को ही तोड़ देते हैं। तो क्या आपके जीवन में ये सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं ये जीवन का हिस्सा बनता है, और अगर नहीं तो आप कैसे इस चीज को ओवरकम करते हैं? पता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने कहा, बिल्कुल सही है। हम जैसे अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं ना, तो अनजाने में वो ऑरा का एक्सचेंज होता है। मेरी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, वही वो एक्सचेंज होता है, तो नेगेटिविटी हम ले लेते हैं। तो मैं कैसे डील करती हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ना दूसरों की बात सुनो सबकी पर करो खुद की। मैं इसको बिल्कुल अपनी लाइफ में एकदम आई जस्ट लिव ऑन दिस, सुनो सबकी करो खुद की, नॉट इन नेगेटिव वे, अग्रेशन में या फिर कोई ओवर कॉन्फिडेंस वे में नहीं, पर एक सकारात्मक पॉजिटिव वे में सही तरीके से आप सुनिए सबका ओपिनियन, सबका लीजिए, सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो एक्सपैंड करता है आपके होराइजन को, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को। तो आप सुनिए सबका, पर नेगेटिविटी को ना कभी खुद की पॉजिटिविटी को ओवरशैडो मत करने दीजिए। एंड ऑफ द डे आप खुद के साथ देखिए आपके लिए क्या सही है और आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा खुशी दे रही है, कौन सी चीज़ दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। जब तक आप कोई चीज़ अपनी खुशी के लिए कर रहे हो और वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तब तक वो सही है। दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ और अपनी खुशी बरकरार रखो। एब्सोल्युटली, ये बहुत सही बात कही आपने कि अपनी बेहतरी देखो लेकिन किसी और का नुकसान जी। और कैमरे के सामने अच्छा करने के लिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे सेल्फ डाउट नहीं होता है, कभी कभी बिल्कुल होता है। मैं भी कभी बैठती हूँ अकेले, कभी आंसू भी आ जाते हैं, पर मैं ना कभी उसे ओवरफ्लो नहीं कर देती हूँ, मेरे इमोशंस को मैं बह जाने देती हूँ और फिर क्लैरिटी खुद ही आती है। अभी ये अगली तरीके अगर मुझसे तो पता नहीं, बट खुद के साथ जब आप अगर कुछ बुरा लग रहा है तो आप अंदर अंदर घुटो मत, उस इमोशंस को ना बाहर निकल दे तो क्लैरिटी भी खुद आ जाएगी कि मैं जिस चीज़ के लिए इतना चिंतन कर रही थी, इतना सोच रही थी, इतना विचार विमर्श कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो रियलिटी में मैटर ही नहीं कर रही थी। आप किसी चीज़ को तवज्जो देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो और आप चीज़ को बढ़ा देते हो। रियलिटी में उतना बड़ा सिचुएशन होता ही नहीं है, उतनी परेशानी होती ही नहीं है। वैसे भी हम ज्यादातर अतीत में या भविष्य में ही जीते, प्रेजेंट में हम जीते ही नहीं। एग्जैक्टली। और वो अतीत में और भविष्य में जीने की वजह से हमारा पेन मल्टीप्लाई हो जाता है। बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रेजेंट में जिए और इस बात पे विश्वास रखें कि सिचुएशन कैसी भी हो, हम भगवान ने, प्रकृति ने हमें वो सब ताकत, वो सब बिलीफ सिस्टम दिया है कि हम उसको ओवरकम कर पाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन द प्रेजेंट। तो ऐसी क्या चीज़ आप एज अ इन पेजेंट इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री आप करना चाहोगे चेंज जो आपको नहीं मिली और किसी और फ्यूचर एस्पिरेंट को मदद मिल जाए उससे? कोई ऐसी चीज़ आप महसूस करते हो पेजेंट शो में होते हुए या मूवीज में, इस इंडस्ट्री के में कोई ऐसा एस्पेक्ट जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे अगर ये चीज़ होती तो आपका सफ़र बहुत आसान हो जाता, या कोई फ्यूचर एस्पिरेंट का सफ़र आसान हो जाता, या कुछ कमियां आप देखते हो पूरे पेजेंट शो के प्रोसेस में कि ये कमी है जिसकी वजह से कोई भी एस्पिरेंट डिजर्विंग होने के बावजूद उसको मौका नहीं मिल पाता? क्योंकि अक्सर ये पता चलता है कि बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं जिन्होंने अच्छा मेहनत करी, अच्छा अपना इंटेलिजेंस दिखाया, बाहर पैमाने पे खड़े उतरे, लेकिन कोई पॉलिटिकल
व्यू पॉइंट की वजह से, किसी के इंटरफेरेंस की वजह से उनका डिसीजन मेकिंग चेंज हो गया। तो ऐसा अगर आप इस इंडस्ट्री में पावरफुल पोजीशन में होते तो ऐसा कुछ बदलाव लाने का सोचते? बदलाव लाने का पैजेंट्री वर्ल्ड में मैं तो ये सोचूंगी कि हाइट क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, ये चीज़ें हैं ना, या इस चीज़ को ना एकदम हटा देना चाहिए कि कई सारी छोटी लड़कियां, कम हाइट की लड़कियां भी हैं जो काबिलियत में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर्सनालिटी, वॉइस, हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग है, इंटरव्यू, हर चीज़ में अच्छी हैं, पर हाइट में वो पीछे रह जाती हैं। या फिर एज क्राइटेरिया, अभी तो कई सारे पैजेंट्स ने एज क्राइटेरिया हटा दिया है। अच्छा। तो जी, पहले था, मैं इंडिया में जैसे आप देख लो, पहले 5'8" था हाइट क्राइटेरिया और एज वाज 25। तो अभी हाइट क्राइटेरिया को घटाकर 2016 में 5'6" कर दिया गया था। अच्छा। एंड इन 2020 उसे घटाकर 5'3" कर दिया गया है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे ही बदलाव आ रहे, ऐसा नहीं कि बदलाव एकदम नहीं आ रहे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहे। इसी चीज को मैं करना चाहूंगी कि हाइट क्राइटेरिया भी हटा दिया जाए। जैसे मिस वर्ल्ड में एज क्राइटेरिया हटा दिया गया है, अब देयर इज नो एज क्राइटेरिया, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। इवन इफ यू आर ट्रांस वुमन, इवन इफ यू आर एंगेज्ड, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो ये चीजें हैं जो मैं चाहूंगी। और बस भी लेकिन ऐसा आपको लगता है कि कुछ लोग बहुत नज़दीक तक अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद किसी पॉलिटिकल चीज़ की वजह से, किसी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो मौका खो देते हैं, ऐसा लगता है? हर जगह तो क्या इसे तो भाई भतीजा बात की है। नहीं, ये नेपोटिज्म, ये सब जो चीज़ें लिखी है, लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में होते तो कभी आपको महसूस होता है कि ऐसा कोई न्यूट्रल बॉडी हो जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से इसका डिसीजन मेकिंग हो जाए? क्योंकि हमेशा ये सुनने में आता है कि जो जजेस होते हैं, जो पैनल में जजेस होते हैं, वो लोग आप एक आउटसाइड लेवल पे भी जजेस अलग होते हैं और एक जूरी में जजेस अलग होते हैं। तो कभी कभी जो आउटसाइड, जो बैकग्राउंड में जो जजेस होते हैं, जब नहीं दिखते हैं, वो लोग डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं। सो उनका डिसीजन मेकिंग अलग होता है, वो फेवरिटिज्म हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है उस इंसान के लिए जिसने कड़ी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते और फिर लास्ट मोमेंट पे वो मौका खो देते हैं। जी। तो अगर, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं यंग जनरेशन को, और फ्यूचर में आप भी पेजेंट शो, आई एम श्योर हम हमेशा हम भी विश करेंगे कि आप भविष्य में आप भी पेजेंट शोज ऑर्गेनाइज करें। तो क्योंकि आप एक प्रोग्रेसिव यंग पर्सन है जो कि इस इंडस्ट्री में हो, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़, कोई न्यूट्रल बॉडी क्रिएट की जा सकती है जो इस चीज़ को बहुत कंट्रोल कर सके, नेगेटिव और फेवरिटिज्म को कंट्रोल कर सके? बस न्यूट्रल बॉडी क्रिएट करना, ये जो क्वेश्चन है, ये हाइपोथेटिकली तो कर सकते हैं, पर इन रियलिटी क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, अलग अलग पैरेंट शोज होते हैं, बहुत सारे शोज होते हैं, कोई एक बॉडी सबको कैसे मैनेज करेगी? ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ही थोड़ा खुद में ये चीज़ लानी चाहिए कि हम पार्शियलिटी ना करें। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ही जेन्युइनली रिजल्ट एनहांस करना चाहिए कि कोई एक कब तक आपको सही राह दिखाता रहेगा जब आपके अंदर सही ना हो। कितना भी मैं आपको बोलूँ आप सही काम करो, आप नहीं कहना चाहोगे तो आप छिपके गलत काम कर ही रहोगे। तो इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी इवेंट करा रहे हैं, जो भी पैरेंट शोज करा रहे हैं, वो पैरेंट कोई भी शो, कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिशन, वो नहीं कॉम्पिटिशन, वहाँ पे फेयर डिसीजन हो, ये तो सभी लोग चाहेंगे ना, क्योंकि बहुत कठिन परिश्रम मेहनत करके लोग पहुँचते हैं। हमें नहीं पता, पर सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, तो भी ऐसा होता है कि अगर हर चीज़ रिकॉर्डेड हो, हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी हो, हाँ, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है कि योग्य इंसान को मौका मिले आगे बढ़ने का। तो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ परफॉर्मेंसेस को दिखाया भी नहीं जाता। मैं सिर्फ ब्यूटी पेजेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं अगर ओवरऑल भी बात करूं, चाहे मैं कॉर्पोरेट की बात करूं, कि कोई इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन अप्रेजल होता है तो कोई दूसरा इंसान को मिल जाता है जो बॉस के साथ जो बना के रखता है उसको। और अगर किसी ने अच्छा आइडिया भी दिया
वो आइडिया भी Copy कर लिया जाता हाँ, वो कॉपी कर लिया जाता है, या फिर उस आइडिया को ये इग्नोर कर दिया जाता है कि अगर आइडिया अच्छा भी है उस एम्प्लॉय का तो उसको वो वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो एम्प्लॉय धीरे धीरे उसका मोराल गिर जाता है कि क्या मुझे इस कंपनी के लिए लॉयल भी रहना ज़रूरी है। Yeah. क्योंकि अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो एक ऐसा फेयर सिस्टम नहीं है अप्रेजल का, एवरीथिंग इज वेरी डिसफंक्शनल, और इवन एचआर भी न्यूट्रल नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में। एचआर का जो रोल है ह्यूमन रिसोर्सेज का, जहाँ पे आपको ह्यूमन रहना है Exactly. और ये समझना है कि अगर सामने वाला छुट्टी लेना चाह रहा है तो वो जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए छुट्टी लेना चाहते हैं। और अगर अप्रेजल हो तो फेयर अप्रेजल हो, ताकि वो पूरे साल अगर मेहनत कर रहा है तो उसको उसका ड्यू मिले। जी इसी तरीके से चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत लोग ऑडिशन देते हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें रोल के लिए अपियर करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी क्योंकि इतना पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है तो वो सारी चीज़ों, वो सारे फुटेज को इग्नोर करके किसी ऐसे इंसान को मौका मिल जाता है जिसका नेटवर्क अच्छा है, जो अच्छा पटलिंग कर सकता है। तो ये जो मेरा ये सवाल है कि एक कंट्रोलिंग बॉडी होना चाहिए, इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी एरिया ऑफ जहाँ पे भी काम हो रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, यूट्यूब एजेंट्स हो। तो मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या आप भी सहमत हैं कि ऐसी कंट्रोलिंग बॉडी हर जगह होनी चाहिए ताकि उस इंसान के साथ अनफेयर नहीं हो जो रियल में डिजर्विंग है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल चाहनी होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट कौन नहीं चाहेगा। हार्डवर्क किया है तो हमें उसका सही परिणाम तो मिले, फर्स्ट रैंक ना मिले, कम से कम रिजल्ट तो मिले, पर मिले जेन्युइन हो। अगर मैंने समय सच में डिजर्विंग नहीं हूँ तो मुझे वो ना मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मैं डिजर्विंग हूँ और फिर भी देखते हुए भी कि वहाँ पे क्या चल रहा है, अगर मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिले तो गलत है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत अच्छी बात है ना, सबके लिए अच्छी बात है अगर कोई ऐसी बॉडी है सब कुछ कंट्रोल कर सके। सही गलत का एक्चुअली आप दुकानी में ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाँ अक्सर ये होता है कि जो पावर सिम होता है वो अपने जूनियर्स को, जो अपने नेक्स्ट जनरेशन है, उसको वही पीड़ा देना चाहता है जो पीड़ा उसने सही है। जी आप देखोगे जो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं जीवन में, उन्होंने बहुत सारी तकलीफ झेल के वो आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ नहीं। वो पॉलिटिक्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स को झेल के आगे बढ़ते हैं। वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देख के आगे बढ़ते हैं जो चीज़ें उन्होंने कभी मांगी नहीं थी, उनके टैलेंट को वो चीज़ गंवारा नहीं था, लेकिन क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा बन गया तो वो ऑपरेशन, वो पावर का जो स्टेटस है, जैसे किसी बॉस ने इसलिए सामने वाले को तकलीफ दी क्योंकि उसके बॉस ने इसको तकलीफ दी थी। जी और होना ये चाहिए कि जो तकलीफ मेरे को मिली वो मैं किसी जीवन में किसी और को ना दूं। जी बिल्कुल, ये लेकिन ये सोच कोई देखता नहीं है, सोचता नहीं है। इसीलिए योगा मेडिटेशन करो। योगा मेडिटेशन करो, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी स्टार्ट ब्रेकिंग दिस स्टीरियोटाइप, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज को जितना भी सेंसिटिवली चीज़ों को नहीं कंसिडर करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ से पीड़ित है, और वो पीड़ा वो अपने बच्चों पे इवेंचुअली लेके जाता है, और उनके बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं है उसको सफ़र करना पड़ता है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, और वो बच्चे का भविष्य इस कारण से बेहतर नहीं बन पाता क्योंकि उसमें अपने 10-15 साल ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर अपने फादर का, अपने मदर का झेल लिया जिसको वो आगे उसको चेंज नहीं कर पाया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी ट्रेडिशनली जो चीज़ें चलती हैं जब उसको ब्रेक करें, अवेयर विद। आई एम श्योर जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ बात तो वैलिड लगी हो। अगर आई ओपनिंग टॉपिक्स हमेशा ज़रूरी होते हैं, अगर हमें अच्छी नाम लगी वो ऑडियंस के लिए अच्छी होती है, किसी ना किसी को तो ज़रूर हेल्प करेंगे ना। करिश, तो अगर आज आपको एक ग्लोबल स्टेज मिले जी कि आपको 60 सेकेंड्स के लिए ग्लोबल स्टेज मिल जाए और आप एक अपना मैसेज देना चाहें पूरे वर्ल्ड को, तो वो क्या मैसेज होगा हमारी ऑडियंस को, आप बताएं। मैं अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं तो ये बात करना चाहूँगी ह्यूमैनिटी के ऊपर। एंड ऑफ द डे हम सभी इंसान हैं और हम इंसान होकर ही इंसानियत भूलते जा रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ दरिंदगी है, वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं रिलीजन को लेकर तो कास्ट को लेकर, तो
रीजन को लेकर लोग बस लड़ रहे हैं, हर जगह एक भेड़ चाल है, लोग बस चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल है, तो ये है बस अपना फायदा देखना, इन सभी में हर इंसान सफर कर रहा है। तो मैं बस यही चाहूंगी कि थोड़ा ह्यूमन बनने की तरफ आगे बढ़े, इंसान होकर भी आप इंसानियत भूलते जा रहे हो। तो मैं चाहूंगी कि हम सभी थोड़ा सेल्फ अवेयर बने, सबको एक साथ लेकर ना चलने की, अगर हमें वो चलने की ताकत नहीं है तो कम से कम एक इंसान को तो लेकर आप आगे बढ़ो, फिर वो इंसान दूसरे को लेकर आगे बढ़ेगा, इस तरीके से हम सब आगे बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा वो खुद में वो ग्रेडीनेस कम रखें और थोड़ा ह्यूमैनिटी बढ़ाएं। थैंक यू रूपाली भूषण जी फॉर योर टाइम। थैंक्स से आई एम श्योर हमारे पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो जी और जो डिस्कशन हमने किया वो फ्रूटफुल लगा हो आपको। जी पे और भविष्य में हम विश करेंगे कि आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हों, जो भी आपके अचीवमेंट्स, आप कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल योर अचीवमेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड हम चाहेंगे कि आप भी दीपिका पादुकोण की तरह बहुत बड़े सितारे, बहुत बड़े एक्ट्रेस बने। सो थैंक फॉर योर टाइम। और हमारी ऑडियंस को आई एम श्योर ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप अगर गौर करें, लव और हेट दोनों ही 4 लेटर के शब्द हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं, आप लव चुनते हैं या हेट चुनते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है इस जनरेशन में कि हेट जो है वो काफ़ी आसान है। हम किसी को हेट करना बहुत आराम से हेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी कचोटती रहती है हमको कि हम समाज में होप नहीं देख पा रहे, हम ये नहीं देख पा रहे कि सामने वाला भी इंसान किसी चीज़ से पीड़ित है, कोई चीज़ से वो भी परेशान है, और हम सामने वाले को वो बेनिफिट ऑफ डाउट क्योंकि नहीं दे रहे हैं और अपने आप को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस वजह से हम सामने वाले के साथ बुरा करने में संकोच नहीं करते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जीवन में सही चुनाव करें। आप अपने आप पे भरोसा करें या नहीं करें ये भी आपको चुनना है, और आप किसी से प्यार करें या नफरत करें ये भी आपको चुनना है। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि पूरी निष्ठा से, पूरी नीयत से, अच्छी नीयत से हम आगे भी आपके लिए पॉडकास्ट लेके आए, अलग अलग गेस्ट लेके आए जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा मुकाम पा चुके हैं। एक आपसे अपील है कि मैं देख रहा हूँ कि 60 to 70% ऑडियंस जो व्यू करती है मेरे पॉडकास्ट को वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब भी करें ताकि हम और बिगर गेस्ट को बुला पाएँ और इस शो को और आगे बढ़ा पाए और अच्छे कंटेंट पे, अच्छे सब्जेक्ट्स पे बात हो पाए जो कि आप लोगों को मदद करेगी टू हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन इन लाइफ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट which comes from Earthquake. Thank you for watching. Andrew.